हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हल करेंगे और इसमें जो है यूनिट 1 से 20 तक सभी यूनिट कवर की गई हैं। और जैसा कि आपको पता है आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आना है, यहीं पे भी सभी यूनिट से जो है 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और आपको वास्तविक पेपर की झलक इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर देखने को मिलेगी। हम हिंदी साहित्य एमपी बैक 2 चयन परीक्षा 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पेपर आपको जो है 20 तारीख को देखने को मिलेगा। 20 से हमारे पेपर जो है स्टार्ट हो रहे हैं और हम पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे उस प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही बेहतरीन बना है। इसमें जो है सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और सभी ऐसी यूनिट, मतलब जितनी भी यूनिट है उन सभी यूनिटों से जो है क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखते रहें और आप साथ में हल करते रहें कि आपका जो है स्कोर कितना बनता है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प से दें। तो आपको ये पैराग्राफ मिला है, उसके आपको क्वेश्चन देखना है। तो आइए सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में कहा गया है कि सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर व दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचाते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषबमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जेने मित्र दुख होई दुखारी तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। तो आपको जो पैराग्राफ पढ़ के हमने बता दिया है, अब इसके हमें जो है क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका जो हमारा यहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। ऑप्शन है, जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र सिर्फ चुप रहते हैं, जो सामने से प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विस्मन करते हैं। आपका आंसर यहीं पे राइट हो जाएगा। आपको मिल गया है तो सी यहाँ पे जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर? सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विस्मन शब्द में जो है कौन सा समास है। आपको समास का उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, बहुब्रीय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? विषममन। विषममन में जो है तत्पुरुष समास डी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा। विषममन का अर्थ क्या होता है? विषममन का अर्थ जो होता है वो है विष उगलना या कटु बात कहने वाला, उसको विषममन कहते हैं। तो इसका आंसर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो है, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पुण्य, उपकार, अपराध, पाप। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है जो है पातक शब्द का विलोम पुण्य होगा। कौन सा होगा? पुण्य। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए खाली स्थान सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपर्युक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। क्या है? मित्र को कहा गया है, मित्र को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए
खाली स्थान रखने के लिए उधार लेना, उधार देना, ये नहीं हो सकता है। समय पर सहायता न कहना, ये नहीं हो सकता है। तीसरा है सहिष्णुता और उदारता। तो आपका यहाँ पे आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। ऑप्शन है दोष, दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से, ये हो सकता है आपका। दूसरा है स्पष्ट और सीधी बात कहने से, ये नहीं था, इसमें ये बात नहीं कही गई है। तीसरा असहयोग कहने, ये भी नहीं कहा गया था। झूठी प्रशंसा, ये भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर जो है ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें जो कविता दी गई है उसको हमें पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी हल करना है। कहा गया है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। कहा गया है ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी हैं, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिन्न स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। रत्न पिस्बिनी है वसुधा, अब समझ सकता हूँ, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्चा, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम में हंसी दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन से देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपका है कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था। माँ का, धरती माँ का, परिश्रम का या बचपन का। तो आपको इसका आंसर पता चली गया होगा। यहाँ पे बात कही गई है धरती माँ की, तो बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा सातवां है मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेंगी। ऑप्शन है जब हम परिश्रम करेंगे, दूसरा जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे, तीसरा जब चारों ओर शांति होगी, अगला जब धूल सोना उगलेगी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है वो आपको समझ में ही आ गया है कि कवि ने इस जो है काव्यांश की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट किया है जब समता तथा क्षमता के बीज बोए जाएंगे तब मानवता की सुनहरी फसल उगेगी। पाएंगे यहाँ पे कहा गया है कि सच्ची समता के दाने बोने हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो है बी। बी यहाँ पे जो है 7 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए आठवां हम क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। निस्वार्थ भाव से, सोच विचार से, स्वार्थ और लोभ से और मोह से। आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया है कि सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देते हैं। धरती कितनी देती है का आशय है। बहुत कम देती है, कितना देती है, बहुत अधिक देती है या कुछ देती ही कहाँ है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी, बहुत अधिक देती है। सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 10वां है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। ऑप्शन क्या है आपका। मुहावरा है आग पर लौटना। क्या है, आग पर लौटना। ऑप्शन है आपके
दूसरों में झगड़ा करा के आगे हो जाना, अगला है ईर्ष्या से चलना, तीसरा है क्रोध को और भड़काना, और लास्ट है आपके खतरा मोल ना लेना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? वो है आपका बी, ईर्ष्या से जलना। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। यह कैसा वाक्य है? यह आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर? ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य आप जानते हैं रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, शैल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। शैल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कहता होता है उसे हम शैल वाक्य कहते हैं। मिश्रित किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक शैल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्रित कहते हैं। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक शैल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अव्ययों द्वारा क्या हो? संयुक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो 11 का आंसर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए हम अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां हमारा है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है उ, उजड़, उज और ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्या? कि उजड़ना में कौन सा उपसर्ग होगा? उजड़ना में जो है उ उपसर्ग होगा। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19 होती है, हिंदी की 10 है, उर्दू में 12 है, अंग्रेजी में 6 है, वाव्य में 10 है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली, दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति, बुद्धिमान या अक्लमंद। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी, प्रत्युत्पन्नमति। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम प्रतिभाशाली की बात करें तो प्रतिभाशाली जो वो होता है जो प्रतिभा से युक्त हो उसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। अक्लमंद किसे कहते हैं? तो अक्लमंद जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो उसको अक्लमंद कहते हैं। और प्रतिभाशाली हो गया। आइए अगला हम देखते हैं 14वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेक आयथी रूप वाला विकल्प नहीं है। हमें नहीं है बताना है। ऑप्शन है किसका बताना है? मधु। ऑप्शन है एक दैत, बसंत, शहद, मेवा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डी, मेवा। मेवा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? गलत हमें चुनना है। ऑप्शन है आपके निराश, इसके सामने है रजाई, सरस्कम शिखा, उष्णीसम पगड़ी, उत्तरीय चादर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है सरस्कम का शिखा। गलत उत्तर, गलत युक्त कौन है? सरस्कम का शिखा। सरस्कम का अर्थ होता है पगड़ी या टोपी। बाकी आप जानते हैं ये भी सही है। निसाराहा का होता है रजाई और उष्णीसम का होता है पगड़ी और उत्तरीय का होता है चादर। चादर या दुपट्टा भी इसको कहते हैं हम। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 16वां है, निम्न में तत्सम शब्द है खीर, खेत, कोयल, कृष्ण। तो आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द जो है कौन सा है। तो
इनमें जो है तत्सम शब्द आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा कृष्ण। कृष्ण यहाँ पे तत्सम शब्द सही है। बाकी जो खीर है तो खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर। खेत है, खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। कोयल है, कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 17वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है, 2 टोकरी कचरा फेंक दिया। दूसरा है, कूड़ा करकट रह जाता है। तीसरा है, मेरे पास इतना कम समय है। चौथा है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य रूप नहीं है बताना है। कौन सा शुद्ध वाक्य रूप नहीं है इसका? तो आपका जो आंसर यहाँ पे होगा वो है डी। डी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। उनके उच्चारण ठीक नहीं है, बल्कि होना क्या चाहिए? उनका उच्चारण ठीक नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। 18वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, शयन में संधि है। तो शयन में आपको संधि बताना है कौन सी। तो शयन में अगर देखें तो शयन का संधि विच्छेद अगर करें तो हम जानते हैं से प्लस अन, से प्लस अन शयन हो जाएगा। और से प्लस अन, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? आप जानते ही हैं। यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है। और यहाँ पे किसकी मात्रा है? यहाँ पे जो है हम उसके साथ में आ है। तो ए और आ, तो क्या बनेगा? अय, तो शयन। तो क्या बन गया? शयन। तो कौन सी संधि हो गई है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा आप जानते हैं अयादि संधि हो जाएगी। ए यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 19वां हमारा है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा? चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गए, चिड़ियाएं उड़ गईं, या चिड़िया उड़ गईं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो है डी। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक और करण कारक। तो आपका 20 का यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है डी, करण कारक। डी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? लड़कपन, बड़प्पन, राष्ट्रीयता और लिखावट। तो यहाँ पे हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपका आंसर जो राइट होने वाला है वो है सी, बड़प्पन। बड़प्पन जो है विशेषण से निर्मित है और भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम कहें लड़कपन, तो यह क्या है? लड़कपन, लड़का प्लस पन मतलब लड़कपन। तो यह जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। और जैसे कहें लिखावट, तो लिख प्लस आवट क्रिया से निर्मित है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 22वां, मैंने आम खाया है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को? इनमें से किसी को नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए, भूतकाल को। मैंने आम खाया है, तो खाया है मतलब अभी खाया है, तो भूतकाल को इंगित कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 23वां यहाँ पे क्वेश्चन है, रूपक अलंकार के भेद हैं 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो रूपक अलंकार आप जानते हैं सांग रूपक होता है, निरंग रूपक होता है और पारंपरिक रूपक होता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे तीन जो है रूपक अलंकार के भेद होते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन 24वां देखते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, गीतिका या कवित? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है दोहा। अब जानते हैं कि जो है दोहा अर्धमात्रिक जो छंद है और दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं।
अब गीतका की अगर बात करें तो गीत का सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह जो है कुल 26 मात्राओं वाला छंद है। वो अंत में इसमें लघु गुरु होते हैं। चौपाई की अगर बात की जाए तो चौपाई में आप जानते हैं कितने चरण, यह सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। वो अंत में 2 गुरु गण होते हैं। और अगर और आगे देखे जाए तो जगड़ तगड़ का अंत में आना वर्जित है। अगर कवित्व की बात की जाए तो कवित्व जो है यह वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं। तो इनके बारे में हमने बात कर ली है। आइए हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां हमारा क्वेश्चन है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? कर्ण, श्रृंगार, वात्सल्य या रौद्र? तो आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर होने वाला है, श्रृंगार रस को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के भेद आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। आपका आंसर 2 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आइए अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से क्यों नहीं? तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें और लाल तारा आदि राम वृक्ष बेनीपुरी की जो है रचनाएं हैं और इनका रेखाचित्र संस्मरण है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? क्योंकि यह संस्मरण है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यह कथन की लेखिका है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपके, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गायक या मनु भंडारी। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है कृष्णा सोबती। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यह कथन जो है किस लेखिका का है? कृष्णा सोबती का है। यह कृष्णा सोबती की जो है संस्मरण जो उनका था बचपन, कौन सा? बचपन। तो बचपन संस्मरण से जो है यह लिया गया है। कृष्णा सोबती की रचनाएं अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लें। बादलों के घेरे 1980 में लिखी है और डार की बिछुड़ी 1958 में, मित्र मर जानी, ये लड़की, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मनु भंडारी भी यहाँ पे, मनु भंडारी की कुछ रचनाएं देख लें। यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये इनकी हो गई। मृदुला गायक की अगर बात की जाए तो मृदुला गायक की आप रचनाएं जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लें। उसने सॉरी उसके हिस्से की धूप और कठगुलाब, चितकोबरा, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। आइए हम 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? आपके ऑप्शन हैं जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज या प्रभाकर माचवे। तो आपका यहाँ पे 29 का राइट आंसर होने वाला है वो है ए, जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना कौन किसने की है? जो है जैनेन्द्र कुमार ने की है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन यहाँ पे है, कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा या विष्णु प्रभाकर? तो 30 का आपका आंसर यहाँ पे जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। आइए अगला हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आपका यहाँ पे 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, रामविलास शर्मा। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां हमारा है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं? कौन से? राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेन। तो 32 का आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है नामवर सिंह। परिंदे कहानी से जो है नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक को है नामवर सिंह हैं।
और अगर कही जाए नई कहानी का जो है प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो दुष्यंत कुमार ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सुदर्शन चंद्र शर्मा गुलेरी या विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो आपका यहाँ पे 33 का राइट आंसर होने वाला है, वो है सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था ये है 1915 की रचना है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं, प्रेमचंद के, निराला, दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में है और अधखिला फूल 1907 में है। तो डी आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां हमारा क्वेश्चन है, संयुक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु और श्रीनिवास दास। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे श्रीनिवास दास हो जाएगा। संयुक्ता स्वयंवर नाटक की जो है रचयिता श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु 1800 कितने में लिखते हैं, 82 में लिखते हैं। अब ये 36वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, प्रेम सागर के लेखक हैं, ऑप्शन है आपके ईशान लाखा, लालू लाल जी, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, लल्लू लाल जी। सी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। ईशान ला खां की अगर बात करें कि रचना है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। सदन मिश्र की कहानी की बात करें तो इनकी है जो है चंद्रावती। बालकृष्ण भट्ट की का बात करें अगर इनकी तो है बेणी संहार, नई रोशनी का विष, सच्ची समालोचना। तो ये इनकी कहानी हो गई। आपका आंसर यहाँ पे हो गया है प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इन्होंने यह रचना जो है 1810 ईस्वी में लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वां यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। हमें बताना है कौन सा नागार्जुन का नहीं है। तो नागार्जुन का काव्य में से कौन सा नहीं है। हम बात करें युग की गंगा, तो आपको पता होना चाहिए युग की गंगा जो है नागार्जुन का नहीं है। यह रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। तो यही पहला ही आंसर नहीं है, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा। युगधारा नागार्जुन की बिल्कुल है। उसके बाद प्यासी पथराई आंगे बिल्कुल है, और तुमने कहा था बिल्कुल है। अगर हम देखें नागार्जुन की रचनाएं तो युगधारा जो उन्होंने लिखी है 1953 ईस्वी में लिखी थी। आप जानते हैं सतरंगी पंखों वाली भी उनकी रचना है। प्यासी पथराई आंखें जो है 1962 में लिखी गई रचना है। और भस्मांकुर भी 1971 में लिखी थी। तालाब की मछलियां 1975 की, खिचड़ी फिल्म देखा हमने ये भी लिखी थी। और तुमने कहा था ये भी लिखी, तुमने कहा था रचना जो है 1980 ईस्वी में लिखी गई रचना है, 1980 में लिखी थी। हजार हजार बाहों वाली 1981 में लिखी थी। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में लिखी थी। अगर केदारनाथ अग्रवाल की ही बात अगर कर लें तो इनकी जो है नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बबई का रक्त स्नान। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। मार प्यार की थाली थापे जे हो गए, बोले बोले अबोल। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है। तो आपको बताना है पथिक जो है किसका काव्य संग्रह है। तो पथिक जो है काव्य संग्रह लिखा गया था 1920 ईस्वी में, और किसका है आप जानते हैं, नाम राम नरेश त्रिपाठी निराला का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद इनके जो है मिलन और स्वप्न, मानसी, तो ये इनकी प्रमुख और भी इनके कृतियां हो गई हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, कौन सी है।
प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति, पावस और पक्षी विलास। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर आपका क्या है। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी जो है राइट आंसर हो गया। पक्षी विलास जो है घनानंद की रचना नहीं है। बाकी प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। घनानंद जो है रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं और इनकी रचनाएं आप जानते ही हैं। इक्सलता, ब्रहलीला, रस कितबल्ली, वियोग बेली, सुजान हित, यमुनायस ये इनकी रचनाएं हो गई। अगर घनानंद के बारे में बात करें तो घनानंद के बारे में जो है शुक्ल जी ने कहा था कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही जो है प्रकट होगी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया है? डी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 40वां है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस काव्य की है? तो आप जानते हैं कि इनकी कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम याद रख लेना, आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम आप जानते हो, नहीं जानते हैं तो लिख लें, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। तुलसीदास की बात यहाँ पे हो रही है और इनके जो है कौन सी भक्ति शाखा के कवि हैं जी? राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं क्या है आप जानते हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। ये याद रखना है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। रामलला नहछू और दोहावली, बरबे रामायण, रामाज्ञापसन, गीतावली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 41वां क्वेश्चन है, भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लज्जे तू बैंस यहू, जय भग्या घरु एंतु। ये जो है पंक्ति इनमें से किस कवि की है? बताना है कौन से कवि की है। ऑप्शन है आपके सारगधर, कन्हपा, सोमप्रभसूरी और हेमचंद। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमचंद, यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा या नगेंद्र। तो आपका यहाँ पे आंसर राइट होने वाला है राम स्वरूप चतुर्वेदी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब लिखी गई है? ये लिखी गई है 1986 ईस्वी में। अगर श्याम सुंदर दास की बात कर लें तो इन्होंने हिंदी भाषा का विकास लिखा था 1924 में। नगेंद्र की बात अगर कर लें तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में। रामविलास शर्मा की बात अगर कर लें तो इनकी भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में लिखी गई थी, 87 में लिखी गई है। आइए आगे देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है आपके पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऐदमागधी से, नागरी अपभ्रंश से और मागधी से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 44वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? ऑप्शन है कन्नौजी, बघेली, मारवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 44 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है
वो है सी बघेली। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 45वां। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होने वाला है, पश्चिमी हिंदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिशा और शिक्षा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है शिक्षा। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल और मलुकदास। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए सुंदरदास। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा सतगुरु सांची सुरबा शबद जू बाहिया एक और लागत में ही मिल गया पांड्या कलेजे छेक। उपयुक्त पंक्ति जो है द्वारा जो कबीर क्या संदेश देना चाहती थी? ऑप्शन है जीवन में संतुलन बनाए रखें, ज्ञान केवल किताबों में है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, या गुरु के बिना जीवन अधूरा है। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है डी, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बायो घोड़ बड़ो व्यापारी विस्तृत पद में घोष के से आशय है। बायो घोष, घोष से यहाँ पे क्या आशय है? ऑप्शन है उद्धव, फेरीवाला, नगरी या रणभेरी। तो यहाँ पे जो है आयो घोष बड़े व्यापारी विस्तृत पद में घोष जो है किससे आशय है? इसका आशय नगरी से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 50वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से दशकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और नंदलाल वाजपेयी का। तो आपका यहाँ पे 50 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवियत्री ने किसे जो है मलिन नहीं कहने की बात कही है? ऑप्शन है जीवन आंगन को, जीवन पथ को, सत्य के दामन को और आदर्श जीवन सिद्धांत को। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवन पथ को। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 52वां है फिर छिनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, आज्ञे की, माखनलाल चतुर्वेदी की या नागार्जुन की। तो आपको इसको जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है बी, आज्ञे की। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है 53वां क्वेश्चन है हार की जीत कहानी में यह किसने मन में सोचा कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता? अपाहिज ने, खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने या दुर्गा दत्त ने। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है बाबा भारती ने। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसकी रचना है बाबा भारती? सुदर्शन की। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है श्रम की महिमा पाठ में गांधी जी कर्म को किस भाव से कहते थे? दया के, सहज के, पूजा के या मूल के। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है पूजा की। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 55वां देखते हैं। खूनी हस्ताक्षर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या खड़ी बोली। तो जो खूनी हस्ताक्षर है किस भाषा में है? तो यह जो है खड़ी बोली में रचित कविता है। किसमें?
खड़ी बोली में डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा रचित है, तो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा रचित है खूनी हस्ताक्षर। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मेरी माँ पाठ के अनुसार वकील साहब ने बिस्मिल को बुलावा क्यों भेजा। ऑप्शन है वे उसे तंग करना चाहते थे, दूसरा है वे उसे पिताजी का आदेश सुनाना चाहते थे, अगला है वे उससे एक दीवानी मुकदमे में गवाही दिलवाना चाहते थे, अगला है वकील साहब वकालत नामे पर उसके पिताजी के हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है, आपका राइट आंसर होने वाला है डी। डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है दोपहर का भोजन पाठ के अनुसार रामचंद्र सिद्धेश्वरी का कौन सा पुत्र है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बड़ा, मंझला, छोटा या चौथा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है बड़ा पुत्र। ये यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये दोपहर का भोजन किसकी कृति है, तो ये है अमरकांत की कृति है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा क्या ऐसा नहीं हो सकता पाठ के अनुसार लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं देता। ऑप्शन है क्योंकि वह राजनीति में असफल है, दूसरा है क्योंकि उसके घर में गृहस्थी का अभाव था, तीसरा है क्योंकि पड़ोसी ने उसकी दुश्मनी थी, अगला क्योंकि उसकी जमीन पर कोई और कब्जा था। आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है डी, क्योंकि उसके घर में गृहस्थी का अभाव था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो है आत्मविश्वास पाठ के लेखक कौन है, नागार्जुन, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर प्रसाद और जैनेन्द्र। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आइए अगला हम 60वां क्वेश्चन देखते हैं। याचक और दाता के संदर्भ में वृद्धा दिन भर फूल बेचकर पैसे क्यों बचा रही थी, अपने इलाज के लिए, मंदिर को दान में लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे के भविष्य के लिए, सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है, बर्फ के रूप में, भाप के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में। आपका इसका आंसर जो है पानी के रूप में, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार पैसे लौटाने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर कौन से भाव थे, बदले के, घमंड के, विचित्र संतोष या एहसान के। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है विचित्र संतोष के, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन है। कठिन समय में किसकी रचना है, सैयद जोशी की, रमेश चंद्र शाह की, कमल कुलश्रेष्ठी की और रमेश विभूति। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर आपका हो जाएगा रमेश चंद्र शाह, सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन है। एक कहानी अहवी पाठ में लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके सुशीला, पुष्पा, सुमन, मीरा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है सुशीला, ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 65वां क्वेश्चन देखते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में किसने कई दिनों के बाद पाखें खुजलाई, तोता ने, कोयल ने, कुआ ने और मोन ने। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है कुआ ने, सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66वां, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर काली शब्द किसका प्रतीक है, अंधकार का, कोयल का, रात का या निराशा का। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है
केदी और काला जो शब्द है वो निराशा का प्रतीक है। तो सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जीत्यो जीत्यो शिवराज सलहेरी को अमर सुनी सुनी असुरन के सुसीने घरकत हैं। यहाँ पे जो आपको बताना है असुरन शब्द का अर्थ मुसलमानों, राक्षसों, असुरों या धड़कन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है मुसलमानों। ये यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह जो है शिवा बाबनी से ली गई है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो रचित है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? ऑप्शन है वो कम समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, वो दूसरों को पीड़ा देते हैं क्योंकि लोग उनकी दुखी थे या लोग उनके स्वार्थ से आहत थे। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है ए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है लेखक की कलाई पर बूंद कहाँ से आ गिरी? नीम से, फूल से, बेर के झाड़ से, जामुन के पेड़ से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है बी, बेर के झाड़ से। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है लड़की बिजली के घर जाकर उसके बच्चों को क्या चलाना सिखाना चाहती थी? कटार, तलवार, भाला या चाकू। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, तलवार चलाना सिखाना चाहती थी। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा। 71वां होगा कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद को किसी तरह का शौक नहीं था, वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में अपनी शान समझते थे, वह एक साहित्यकार थे या उनकी कथनी और कहनी एक समान थी। तो डी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा 72वां क्वेश्चन है लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? आनंद भवन, आनंद महल, आनंद आश्रम या आनंद निवास। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आनंद भवन। राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला 73वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पंच परमेश्वर में यह कथन किसका है? खाला का। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 74वां क्वेश्चन है लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद के कारण किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक, उदासीन, नकारात्मक और तटस्थ। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है नकारात्मक। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 75वां क्वेश्चन है लहासा की ओर पाठ के आधार पर मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित कितनी पोथियां रखी हुई थी? 99, 102, 101, 103। तो आपका राइट आंसर है 103। कितनी रखी थी? 103 रखी थी लहासा की ओर पाठ के आधार पर। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन हमारा रहेगा गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? 1920, 1916, 1918, 1914। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 1918। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77वां यहाँ पे क्वेश्चन है ग्राम की कविता के अनुसार सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम माने आनंदित हो जाता है? सर्दी, बैसाख, गर्मी या बसंत। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है सर्दी। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो है ग्राम की कविता के अनुसार सारा गांव सर्दी ऋतु की समाप्ति पर अनुपम माने आनंदित हो जाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में आए शब्द हस्व मामूल,
का क्या आयत है? अचानक, यथावत, करुणा या भूचाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यथावत। आइए अगला हम देखते हैं। मेघ आए पाठ के भूसार लता किसकी ओट से अकुलाई थी? पेड़ की, किबाड़ की, खिड़की या झाड़ी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, किबाड़ की। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 80वां क्वेश्चन देखते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन द्वारा गाया जाता है। खालिस्तान नामक गीत किसके द्वारा जो है गाया जाता है? आपको बताना है। तो ओ मेरे आदर्शवादी मन, खालिस्तान नामक गीत किसके द्वारा? तो अंधेरे में कविता में एक जो है सिरफिरा पागल गाता है। कौन सा गाता है? एक सिरफिरा पागल गाता है। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। पथिक से कविता में जब अपने पराये हो जाते हैं तो कौन छा जाते हैं? पीले बादल, आशा के बादल, सफेद बादल और निराशा के बादल। तो इसका जो है डी आंसर हो जाएगा, निराशा के बादल छा जाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी में शीला के घर कौन जाता था? बसंती, नरेंद्र, अमर या गणेशी? तो आपका यहाँ पे 82 का राइट आंसर हो जाएगा बसंती। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवाज भी एक जगह है किसकी कविता है? ऑप्शन है स्वयं प्रकाश की, निर्मल वर्मा की, महादेवी की और मंगलेश डबराल की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है मंगलेश डबराल। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथ कविता में कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? ऑप्शन है आपके महापुरुषों की दास्तान, दूसरा है मानव मन में उत्पन्न विचार, तीसरा है इतिहास के अनेक ग्रंथ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है बी, मानव मन में उत्पन्न विचार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85वां है, लेखिका चाहती थी कि वह कहानी वह मेधावी युवक पढ़े जो IAS की परीक्षा देने गया। वह इस परीक्षा को देने किस शहर गया था? लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इलाहाबाद। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा है, राखी का मूल एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2। कितने दृश्य थे? 2। प्रथम में जो है चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य और दूसरे में वो है बिहार के गंगा तट पर हुमायूं की फौज का डेरा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, दादी की घड़ी कहानी में दीपू किस कक्षा में पढ़ता था? तो आपको इसका पता होना चाहिए कि वह 4ठी कक्षा में पढ़ता था। सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 88वां हमारा क्वेश्चन है, पत्नी कहानी में मुख्य पात्र सुनंदा के पति का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए सुनंदा के पति का नाम क्या था? कालिंदी चैन। तो डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुम दुर्लभ हो, नहीं जानते कि स्वराज्य हम सबसे बड़ा है। यह कथन नींव का पत्थर एकांकी में किसका है? लक्ष्मीबाई का, गौरा का, सुंदर का या जूही का? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है लक्ष्मीबाई का। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 90वां क्वेश्चन देखते हैं। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग कहने में लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियां सवार हैं? तो आपका इसका जो है आंसर होने वाला है वो है 3 इल्लियां सवार हैं। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 91वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो, मुझे तो कोई स्त्री ना मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा ना रोया हो। साल 2 साल तो वह खूब प्रेम करती है, फिर
ना जाने क्यों स्त्री से आरुचि सी हो जाती है। उक्त कथन किस उपन्यास से है? तो आपका बंटी, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा, नदी के द्वीप। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है गबन से बी, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास में मुख्य पात्र बंटी को किसके माध्यम से पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है मीरा से, या डॉक्टर जोशी से, या टीटू से। तो बी आंसर आपका राइट होगा, टीटू से उसको पता चलता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा करें। कथन किसका है? अघोर भैरव का, योगी का, बाबा का, या आचार्यपाद का? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है बाबा का। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बाबा का यह कथन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के आधार पर लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी? भारत में, चीन में, जापान में, या तिब्बत में? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भारत में। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु होने पर उसे कौन आग देता है? स्वयं बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत की बहू, पतोहू, बाल गोविंद भगत का पोता, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो 95 का हो जाएगा, बाल गोविंद भगत की, जो बाल गोविंद की बहू पतोहू। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ऐसा किसने कहा? लेखक ने, दुकानदार ने, नवाब साहब ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है नवाब साहब ने कहा था। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 97वां क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन को देखकर हाल्ला साहब आवाक क्यों रह गए? ऑप्शन है, कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था। दूसरा है, कैप्टन सचमुच का कैप्टन था। तीसरा, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। अगला, कैप्टन बहुत बहादुर था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। आइए अगला क्वेश्चन है 98वां है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। ऑप्शन है, मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, या रमेश कुंतल मेघ? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है मुक्तिबोध। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त पंक्ति की रचनाकार कौन है? नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, नगेंद्र शर्मा, या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो 99 का आंसर आपका हो जाएगा ए, नागार्जुन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100वां हमारा क्वेश्चन है, कवि को, कवियों का कवि हिंदी साहित्य के किसे कहा गया है? अज्ञे को, हरिवंश राय बच्चन को, भवानी प्रसाद मिश्र को, या शमशेर बहादुर सिंह को? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद के कवि अज्ञे ने शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा है। और शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं आप जानते हैं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, काल तुमसे हो रहे मेरी, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। तो आज इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमने जो है अपना प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म कर लिया है, बहुत ही जोश से और बहुत कम टाइम में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार से आपका प्यार बना रहेगा। तो आगे भी हम आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है, इसलिए हम एक दिन में 2 लगभग प्रैक्टिस सेट अब कवर करेंगे। आपका काम है कि जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस सेट कहते जाएं, जिससे कि आपका जो है एग्जाम का जो है तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं
और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।